हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी हबीबी। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने और आपने मिलकर के एक नई शुरुआत की है, वो शुरुआत है न्यू एनसीईआरटी से। ठीक है, क्लास 8th की न्यू एनसीईआरटी। सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। किताब का नाम है समाज का अध्ययन भारत और उससे आगे। ठीक है, पहले चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधन एवं उनका उपयोग। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 जो है वो हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। हमने संसाधन के बारे में देखा था, संसाधन का मतलब समझा था। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी होता है वो हमने देखा था, और एक तरीके का वर्गीकरण हमने देख भी लिया था। ठीक है, जैसे कि हमारी आवश्यकताओं के लिए कौन से संसाधन होते हैं या फिर ऊर्जा के लिए कौन से संसाधन होते हैं। आज जो है हम दूसरा वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में? संसाधन के बारे में, और ये है आपका पार्ट 2। तो इसलिए अगर आपने पहले पार्ट 1 नहीं देखा है तो एक बार उसको जाके देखिए। ठीक है, अभी हम चलते हैं आगे और हम देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये आ गया हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। तो मैं इसको भाई इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बच्चों देखो, ये जो टॉपिक है ना आपका, ये आप अभी भी पढ़ रहे हो। ठीक है, इसके अलावा जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो ना, तो उसमें भी ये टॉपिक आता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। और इसमें इतना कंफ्यूजन रहता है ना बच्चों को, लेकिन आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब आपको आगे जाके भी ये चीजें पढ़नी है, तो इसलिए बेहतर होगा कि आप अभी से अच्छे से समझ लो ना 8th क्लास की क्यूटी पाइस। अगर आप अभी समझ लोगे ना तो आपको आगे जाके फिर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, छोटा सा इत्तू सा कॉन्सेप्ट है, मैं अभी आपको समझा दूंगी। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको इसके जो नाम है ना, सबसे पहले आप इसका मतलब समझिए। ठीक है, ये नवीकरणीय जो है ना, इसका आप मतलब समझने की कोशिश करिए। नवीन, नवीन का मतलब क्या होता है? नया। ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधन मतलब ये है कि जो हमें हर रोज नए नए मिल जाते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो जैसे सूर्य का प्रकाश है, आज हमने प्राप्त किया। ठीक है, कल को नया हमें मिल जाएगा, परसों नया हमें मिल जाएगा, खत्म नहीं हो रहा है ना, हमें प्रॉपर वो चीज मिल रही है। ठीक है, ऐसे ही समुद्र का पानी है, नदियों का पानी है। ठीक है, हम खूब यूज कर रहे हैं, हमको मिलता रहता है टाइम पे। तो ये जो चीजें हैं ये नवीकरणीय संसाधन में आती है, जैसे कि हवा है, ठीक है, पवन ऊर्जा है, ये सब क्या है बच्चों? नवीकरणीय संसाधन है, जो कि हमें नए नए मिलते रहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो खत्म नहीं होने वाले हैं। ठीक है, इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाले हैं, वो क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। दूसरे हैं अनवीकरणीय संसाधन। इसका मतलब क्या है भाई? इनका नवीनीकरण जो है वो इतनी आसानी से नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। जैसे कि कोयला है, ठीक है, जीवाश्म ईंधन है, ये सब क्या है बच्चों? इनको बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लाखों करोड़ों वर्ष का। अब अगर हम इनका असतत या फिर सतत उपयोग अगर हम करते जाएंगे, सतत उपयोग हम करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है, इनका असंधारणीय उपयोग हम करते ही जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा बच्चों? इनका क्या होगा? ये खत्म हो जाएंगे, और खत्म हो जाएंगे फिर हम सोचेंगे भाई इंतजार करेंगे कोयला बन जाए, कोयला बन जाए। तो इतनी आसानी से नहीं बनेगा कोयला भाई, लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। कहाँ से मिलेगा कोयला? तो ये अनवीकरणीय संसाधन है, जो जल्दी से क्या हो, जिनके खत्म होने की संभावना होती है। ठीक है, अब सूर्य का प्रकाश है, नहीं होगा भाई खत्म, जब दुनिया खत्म होगी तभी खत्म होगा वो तो सूर्य का प्रकाश, तो वो नवीकरणीय संसाधन में आ जाएगा। बात ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। अब हम एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत करने का दूसरा उपाय इस आधार पर हो सकता है। यहाँ दूसरा उपाय क्यों कहा है? क्योंकि पहला उपाय हम पहले पार्ट में कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हो सकता है कि वे नवीकरणीय हैं या फिर नहीं। ठीक है भाई, प्रकृति का एक सामान्य सिद्धांत यह है कि यह पुनर्स्थापन और पुनर्जनन की प्रक्रिया में कार्य करती है। अब यहाँ पर देखिए, आपको कुछ वर्ड्स जो है वो समझने होंगे, इसलिए मैंने कहा था आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको न्यू एनसीईआरटी को एक एक वर्ड के हिसाब से समझाऊंगी। ठीक है, ऐसे नहीं कि भाई हम पढ़ते जा रहे हैं, न्यू एनसीईआरटी में है यही भाई, रट्टिफिकेशन खत्म है, आपको अब अच्छे से समझना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये चीज समझिए, प्रकृति जो है वो पुनर्स्थापन और पुनर्जनन की प्रक्रिया पे काम करती है। ठीक है भाई, मेरे को समझ ही नहीं आया मैम पुनर्स्थापन क्या होता है, पुनर्जनन क्या होता है, मैं बताती हूँ। देखिए, पुनर्स्थापन क्या है कि किसी भी चीज को पुनः स्थापित करना। ठीक है, अब एग्जाम्पल से हम समझेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब जैसे क्या है कि पेड़ पौधे हैं, सूख जाते हैं। ठीक है, एक मौसम ऐसा आता है पतझड़ का, जब सारे पत्ते झड़ जाते हैं और फिर क्या होता है कि बिल्कुल पेड़ पौधे जो एकदम सूख जाते हैं बिल्कुल। अब भाई क्या है, अब ऐसा तो नहीं है ना, हम सभी जगह जा रहे हैं, जो पेड़ पौधे हमारे घर में उनमें तो क्या है, हम पानी देते रहते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन जो सड़कों पर है, रोड पर है, जंगलों में है, उन पौधों का क्या होता है भाई? टाइम पे क्या है कि वो सूख जाते हैं, फिर क्या होता है जब वर्षा आती है तो वो फिर से हरे भरे हो जाते हैं। मतलब प्रकृति ने उन्हें पुनः स्थापित कर दिया, वो फिर से हरे भरे हो गए। ठीक है, फिर से इतनी ज्यादा हरियाली छा जाती है, एक या दो बारिश आने के बाद ही कितनी ज्यादा हरियाली चारों तरफ आ जाती है, वो पुनर्स्थापन है। ठीक है, पुनर्स्थापित किया प्रकृति ने। एक दूसरी चीज होती है पुनर्जनन की प्रक्रिया। भाई पुनर्जनन मतलब पुनः जनन होना, मतलब पुनः पैदा होना किसी भी चीज का। और इसका एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं, कि इंटरेस्टिंग एग्जांपल, छिपकली तो आप सबने देखी होगी। ठीक है, अब मुझे जल्दी से बताओ किस किस को छिपकली से डर लगता है? ठीक है, नहीं लगता है वो भी बताएं, और किसको बहुत ज्यादा डर लगता है कि भाई मेरे को तो बहुत ज्यादा डर लगता है छिपकली से। छिपकली के बारे में ना आपने एक बात देखी होगी कि जैसे ही हम उसको मारने के लिए जाते हैं
ज्यादातर छिपकली को सब लोग चप्पल से मारते हैं, ठीक है। अब हम जैसे ही उसके ऊपर चप्पल फेंकते हैं तो क्या होता है, ज्यादातर उसकी जो पूंछ होती है वो तो नीचे गिर जाती है, छिपकली भाग जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि छिपकली को जब भी खतरा महसूस होता है ना, तो वो क्या करती है, अपनी पूंछ लाना स्टार्ट करती है और उसकी पूंछ जो है कट के अलग हो जाती है और छिपकली चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि उसको पता है कि मेरी जो पूंछ है वो वापस आ जाएगी। तो छिपकली की जो पूंछ होती है वो कुछ ही दिनों में वापस आ जाती है। ये है पुनर्जनन, ठीक है, कि उसका जो है उसके उस अंग का पुनर्जनन हो गया, ठीक है। या फिर आपने एक एग्जांपल देखा होगा स्टारफिश का। स्टारफिश आपने देखी होगी कभी। स्टारफिश में क्या होता है कि अगर उसको एक अंग कट जाए, उसका हाथ कट जाए, हम कह सकते हैं उसका कोई एक पार्ट अगर कट जाए ना, तो क्या होता है, वो उस पार्ट से दूसरी स्टारफिश बना लेते हैं। ये है पुनर्जनन, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दूं, भाई हमारे शरीर पे कहीं चोट लग गई, ठीक है, घाव बन गया बहुत ज्यादा, हमने उसमें दवा लगा दी, लेकिन धीरे 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 क्या होता है, समय के साथ उस पर नई खाल, नई त्वचा आना शुरू होती है। ये है पुनर्जनन की प्रक्रिया, ठीक है। तो ये सब क्या है भाई, हमने देख लिया प्रकृति जो है वो पुनर्जनन और पुनर्स्थापन पर काम करती है। तो अब ये दो वर्ड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको कोई और एग्जांपल अच्छे से याद आ रहा हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है भाई। पुनर्स्थापन किसी क्षीण या क्षतिग्रस्त वस्तु को उसकी मूल स्वस्थ अवस्था में पुनः लाने की प्रक्रिया है। तो ये बात आगे समझ में। पुनर्स्थापन क्या है, किसी क्षीण या क्षतिग्रस्त वस्तु, जैसे कि जो पेड़ पौधे नष्ट हुए थे, क्षतिग्रस्त हुए थे, बेचारे सूख गए थे, उनको पानी नहीं दिया किसी ने, वो बेचारे सूख के कांटा हो गए थे, तो प्रकृति ने क्या किया, बारिश बरसाई, वर्षा हुई, और जैसे ही वर्षा मिली पेड़ पौधों को, तो फिर वो क्या हुआ, वापस से हरे हो गए। तो वही है ना कि क्षतिग्रस्त वस्तु को पुनः उसकी अवस्था में लाने की जो प्रक्रिया है वो पुनर्स्थापन कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना। फिर उसके बाद है प्रकृति समय के साथ, ठीक है, समय के साथ स्वयं को स्वस्थ, नवीनीकृत और संरक्षित करती है। जैसे कि आपकी त्वचा पर लगा हुआ जो घाव होता है वो क्या होता है, सामान्यतः क्या होता है, ठीक हो जाता है, ठीक है, ठीक हो जाता है हमारी त्वचा पर, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया पुनर्जनन का, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं दावानल के बाद पुनः स्वस्थ हो जाते हैं। यहाँ पे भाई दावानल क्या है, कौन बताएगा मुझे जल्दी से कौन बच्चा है जो मुझे बताएगा कि दावानल का मतलब क्या होता है। दावानल, ठीक है, यहाँ पे दावानल का मतलब क्या होता है, जंगल की आग। दाव मतलब होता है बच्चों जंगल, ठीक है। दाव मतलब क्या होता है, जंगल होता है, और अनल मतलब होता है आग। तो ये जो दावानल है ना, ये किससे बना है, दाव से और अनल से, मतलब कि जंगल की आग। अब ये जो दावानल है, जंगल में जो आग लग जाती है उसको बुझाने कौन जाता है भाई, ठीक है, कौन जाएगा बुझाने, ये अपने आप ही लगती है और अपने आप ही धीरे धीरे जो है वो बुझ भी जाती है, क्योंकि प्रकृति जो है वो पुनर्जनन के इस सिद्धांत पर काम करती है, या हम कह सकते हैं पुनर्स्थापन के सिद्धांत पर काम करती है। तो जो जंगल की आग है उसके बाद में क्या होता है कि वो पुनः स्वस्थ हो जाते हैं। जंगल की आग को बुझाने के काफी सारे प्रयास भी किए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत ही बड़े लेवल पे जब लग जाती है तो फिर मनुष्य प्रकृति के आगे हार ही जाता है बच्चों, कुछ नहीं कर सकता। फिर प्रकृति जो है वो स्वयं को पुनर्स्थापित खुद ही करती है, ठीक है। बात आ गई यहाँ तक समझ में। पुनर्जनन पुनर्स्थापन से अधिक व्यापक है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो पुनर्जनन है, ठीक है, मैंने आपको दोनों अवस्थाएं समझा दी, पुनर्जनन क्या है और पुनर्स्थापन क्या है। तो भाई जो पुनर्जनन की अवस्था है ना, पुनर्जनन वो ज्यादा व्यापक है, ठीक है, पुनर्स्थापन से। पुनर्स्थापन का तो क्या है कि कोई वस्तु नष्ट हुई, ठीक है, वो वापस उसी अवस्था में आ गई, लेकिन पुनर्जनन का मतलब है कि उसको वापस से पैदा करना, उसको फिर से उस अवस्था में लाना। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए पुनर्जनन का जो क्षेत्र है वो क्या है, अधिक व्यापक है। यह प्रकृति की नवजीवन और फलने फूलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां निर्मित करने की क्षमता को प्रकट करता है। पुनर्जनन का क्षेत्र क्यों व्यापक है, क्योंकि इसी से ही प्रकृति का जो नवजीवन है ना, कि भाई प्रकृति ने नवजीवन को बढ़ावा दिया है, ठीक है, नवजीवन जो है, उसके अलावा फलने फूलने के लिए, कि प्रकृति फल फूल रही है, हमको दिख रही है, तो उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां जो है वो कौन पैदा करता है, पुनर्जनन की प्रक्रिया। बात आ गई यहाँ तक समझ में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये एक एग्जाम्पल है। अब देखिए यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है इसको देख लेते हैं एक बार, क्या कह रहा है भाई। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम उन क्षेत्रों में वृक्ष लगाते हैं जहां आवास के लिए वनों को निर्मूलित करने जैसे मानवीय हस्तक्षेपों के कारण वृक्ष नष्ट हो गए हों। मतलब इसको थोड़ा सा एक ऐसा समझिए, जैसे आपके आसपास मान लीजिए कोई पार्क है, ठीक है, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे वृक्ष आए हुए हैं, ठीक है, छोटे छोटे पौधे आए हुए हैं, और उन पर क्या है कि बहुत सारे पशु पक्षी आते हैं, ठीक है, गिलहरी वगैरह आती हैं, तो क्या है, बहुत अच्छा एक आवास है। लेकिन कुछ रीजन से ऐसा हुआ कि इंसान ने अब ध्यान नहीं दिया, ठीक है, उन लोगों ने क्या है कि उस इतने अच्छे पार्क को नष्ट कर दिया, वो सारे पेड़ पौधे नष्ट हो गए। अब जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो पशु पक्षी क्यों आएंगे, उनका वहां कोई भोजन नहीं है, उनका वहां कोई आवास नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, सब कुछ उजड़ जाएगा, तो पशु पक्षी क्यों आएंगे। तो जो मानवीय हस्तक्षेप की प्रक्रियाओं की वजह से ये सब कुछ जब उजड़ जाता है, ठीक है,
तो फिर क्या होता है, उसका प्रभाव क्या होता है, यहाँ देखिए। अब अगर आप ये सोचिए कि चलो ठीक है नष्ट हो गया था, अब ये बोल रहे हैं कि अगर आप उस जगह पर वही पौधे वापस लगा देंगे तो फिर क्या होगा, वही वापस जब अगर हम लगा देंगे तो फिर से वही पशु पक्षी आने लगेंगे, उन्हें भोजन मिलेगा, उन्हें आवास मिलेगा, फिर से क्या होगा, फिर से वो पार्क जो है वो आबाद हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ बताई है कि मानवीय हस्तक्षेपों के कारण कुछ वृक्ष नष्ट हो गए हैं, वहां मूल रूप से उगने वाले वृक्षों को लगाने से, ठीक है, अगर हमने वापस वृक्ष लगा दिए तो उस पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्स्थापन होता है, तो इस तंत्र का पुनर्स्थापन हो जाएगा। ठीक है, जैसे वृक्ष, पक्षी, गिलहरी, इन सब का वापस से आना जाना हो जाएगा। ठीक है भाई, उनको भोजन मिल जाएगा जीवों को, ठीक है, उनको आश्रय प्रदान हो जाएगा। बात आ गई यहाँ तक समझ में, जिससे जीवन जो है वो पुनः लौट आता है। ठीक है, अगर आप नष्ट, देखिए अगर आप नष्ट कर दोगे प्राकृतिक चीजों को, पेड़ पौधों को, पार्कों को, इन सब चीजों को नष्ट कर दोगे तो वहां का जो जीवन है वो उजड़ जाएगा। अगर आप फिर से वही पेड़ पौधे लगा देंगे तो पशु पक्षी ये सब आएंगे, ठीक है, उनको भोजन मिलेगा, उनको क्या मिलेगा, उनको अपना आश्रय मिलेगा, तो फिर इससे क्या होगा कि फिर से वहां पर एक जीवन हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें, प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करें, प्राकृतिक चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखें हमें। ठीक है, ये हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है प्रकृति के लिए, नेचर के लिए। ठीक है, अब देखिए प्रकृति चक्रों में कार्य करती है, ये बात तो हमें पता है कि जो प्रकृति है वो चक्रों में कार्य करती है। और एक चक्र का अगर मैं सिंपल सा उदाहरण आपको दूं तो वर्षा। ठीक है, वर्षा का जो चक्र है वो आप समझिए, समुद्र में पानी है बहुत ज्यादा, ठीक है भाई, नदियों में पानी है, जलाशयों में पानी है, जगह जगह पानी है। ठीक है, बात आ गई समझ में। पानी क्यों है, अब क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो पानी सूख जाता है। ठीक है, पानी है भाई सूख गया, अभी तो क्या है जैसे कि जगह जगह पर क्या है पानी भरा हुआ है, अब बहुत ज्यादा जब सूर्य का प्रकाश इनके ऊपर आएगा तो पानी जो है वो क्या है भाई सूख गया है, ये पानी खत्म हो गया है। अब यहाँ पर कोई पानी नहीं है इस जलाशय में, समुद्रों में तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन बहुत सारी नदियां ऐसी होती हैं जो सूख जाती हैं। अब क्या होगा, सूख गया तो फिर क्या होता है कि भाई जब ये पानी भाप बन करके जब ऊपर उड़ जाता है ना गर्मियों में, तब क्या होता है कि ऊपर जाके बादल बनते हैं, और फिर वो बादल क्या है कि वापस से क्या है यहाँ पर ये पानी गया ऊपर। ठीक है, इस पानी से बने बादल, फिर इस पानी ने वापस ये पानी को भेज दिया नीचे। तो ये होता है वर्षा का चक्र, कि वही जलाशयों का पानी, नीचे का पानी ऊपर गया, भाप बन करके बादलों में इकट्ठा हुआ और फिर नीचे आ गया। तो ये जो चक्र चल रहा है ना, यही है वर्षा का चक्र। तो प्रकृति ऐसे बहुत सारे चक्रों में कार्य करती है, ये मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है वर्षा के चक्र का, बाकी ऐसे बहुत सारे चक्र हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रकृति चक्रों में कार्य करती है जहां कुछ भी अपशिष्ट नहीं होता। तो प्रकृति में क्या है, कुछ भी अपशिष्ट नहीं होता, कुछ भी कचरा नहीं होता, वेस्टेज कुछ भी नहीं होता। जो अपशिष्ट होता है वो भी क्या है, बहुत लाखों टाइम बाद, बहुत लाखों वर्षों के बाद में क्या होता है, वो भी मृदा में जाकर के क्या बना देता है, मृदा को उपजाऊ बना देता है। ठीक है भाई, एक वन का उदाहरण लीजिए। ठीक है भाई, हम एक वन का उदाहरण लेने वाले हैं। मान लीजिए वन में एक वृक्ष गिर जाता है। ठीक है, सब बच्चों ने मान लिया वन में क्या हुआ है भाई, वृक्ष गिर गया। ठीक है, तो वह जीवाणुओं, फफूंद और कीड़ों का भोजन बनकर के सड़ जाएगा। अब क्या है कि वृक्ष जो है वो बेचारा नीचे गिर गया है, उसमें लग गए हैं बहुत सारे कीड़े, जीवाणु। ठीक है, अब क्या होगा, वो वृक्ष भाई सड़ जाएगा। ठीक है, वह वृक्ष मृदा का भाग बन जाएगा। अब धीरे धीरे बहुत टाइम बाद जब जीवाणु उस वृक्ष को पूरा खा लेंगे ना, कुछ नहीं बचेगा उसमें, तो वो वृक्ष लास्ट में क्या होगा, मृदा का भाग बन जाएगा और उसे क्या बना देगा बच्चों, उपजाऊ बना देगा। तो वो जो अपशिष्ट था ना, कह सकते हैं ना कि एक तरह से अब पेड़ तो कुछ काम कर रहा नहीं, वो तो एक तरह से अपशिष्ट बन गया, तो उसने क्या कर दिया, मृदा को उपजाऊ बना दिया। इसलिए ही कहा गया है कि प्रकृति में कुछ भी अपशिष्ट जो है वो नहीं होता है। ठीक है, बीजों से नए वृक्ष और पौधे उगते हैं, अंततः कुछ वृक्ष गिर जाते हैं और चक्र पुनः आरंभ हो जाता है। ठीक है, अब देखिए पेड़ पौधों का ही देख लीजिए क्या होता है। अब जहां जहां पर हम पेड़ पौधे अपने आप उगते हैं, वो कैसे उगते हैं अपने आप, जैसे कि कहीं पे भी वृक्ष आ रहा है, ठीक है, ये वृक्ष आ रहा है, यहाँ से कुछ बीज गिरे इसके आसपास, दूर कोई उछट गया, कोई यहाँ उछट गया, कोई यहाँ गिर गया, कोई यहाँ गिर गया, इसके आसपास ये बीज गिरे। ठीक है, फिर क्या है कि यहाँ पर भी ये इतने सारे पेड़ आ गए आपस में। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये जो सबसे वाला पेड़ था ये तो क्या होगा, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, फिर ये नए पेड़ उग गए, फिर इनसे बीज जो है वो उछटा, फिर यहाँ पर क्या है, फिर यहाँ पर नए वृक्ष आए, फिर पुराने वाले नष्ट हो जाएंगे। तो ये क्या है भाई, एक चक्र जो है वो चलता रहता है। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी बात है जो आप सभी लोगों को पता होगी। ठीक है भाई, ठीक है बच्चों, ओ मेरे बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे बच्चों को, प्यारे प्यारे से जो छोटे छोटे से बच्चे हैं क्लास 8 के, इनको समझ में आ रहा है या नहीं। कहाँ थे अपन, यहाँ थे। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर क्या था कि वृक्ष जो है वो गिर गया है, ठीक है, मतलब उपजाऊ बना दिया उसने मृदा को, बीजों से नए वृक्ष और पौधे उगते हैं, अंततः कुछ वृक्ष जो हैं वो गिर जाते हैं और चक्र जो है पुनः आरंभ हो जाता है। तो यह प्रकृति के पुनर्स्थापन और पुनर्जनन के सिद्धांत के प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो हमने प्रत्यक्ष उदाहरण देख लिए। एक उदाहरण तो हमने वो देखा था भाई पुनर्स्थापन का, कि नष्ट हो गया था एक पार्क जो है वो नष्ट हो गया था, पेड़ पौधे नष्ट हो गए थे, लेकिन जब हमने वो वृक्ष वापस लगाए, ठीक है, या फिर जब वहां पर वृक्ष वापस आए तो पशु पक्षी भी आ गए, पूरा एक नया जीवन बन गया, ठीक है, पुनर्स्थापित कर लिया प्रकृति ने। पुनर्जनन का हमने देख लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ उदाहरण हो गए। अब हम आगे चलें भाई, आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए आगे क्या है, ये है आगे, ये है नवीकरणीय संसाधन। लेकिन उससे पहले यहाँ पर है एक अंकल, और अंकल क्या कर रहे हैं जल्दी से मुझे कमेंट में बताओगे, ये अंकल क्या कर रहे हैं। ये अंकल कर रहे हैं कृतज्ञता स्वरूप सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं ये, अर्घ्य अर्पित कर रहे हैं, किसको, सूर्य देव को, ठीक है। यहाँ पर अर्घ्य का मतलब भी दिया हुआ है भाई, क्या मतलब होता है, सामान्यतः सम्मान या कृतज्ञता के रूप में जल अर्पित करना, ठीक है। आगे बात समझ में, हमें हमारे मेन मुद्दे की बात पर आने दीजिए, और मेन मुद्दे की बात है नवीकरणीय संसाधन, कि नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। अब देखिए नवीकरणीय संसाधन का मतलब, बेसिक मतलब मैंने आपको बताया था, नवीकरण मतलब जो नया हो रहा है, जो खत्म नहीं होगा, जिनका यूज हम कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर नवीकरणीय संसाधन समय के साथ इन विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। भारत के अधिकांश भाग में प्रचुर मात्रा में सूर्य का प्रकाश उपलब्ध है। प्राकृतिक प्रक्रियाओं में वर्षा और पिघलते हिमनदों से नदियां जो हैं वो नियमित रूप से पोषित होती हैं, ठीक है। इसका मतलब आपको समझ में आया कि जो वर्षा हो रही है उससे नदियों को पानी मिल रहा है। इसके अलावा नदियां कहाँ से पानी प्राप्त कर रही हैं, जो ग्लेशियर हैं, ठीक है, जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो उनका पानी भी नदियों में ही आता है, ठीक है। वन स्वयं को नवीनीकृत करते हैं। नवीनीकरण करने का मतलब आप समझ गए होंगे, वन क्या होते हैं, सूख जाते हैं, फिर वापस जब वर्षा आती है तो हरे भरे हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये सब नवीकरणीय संसाधन में आएंगे, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, ठीक है, क्योंकि ये पुनर्स्थापन की प्रक्रिया से, पुनर्जनन की प्रक्रिया से खुद को स्वयं को वापस क्या है अपने आप क्या कर लेते हैं, ये उत्पन्न कर लेते हैं। इसकी वजह से इनकी कमी नहीं होती है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश है, नदियों का पानी है, ठीक है, वृक्ष है, पेड़ पौधे हैं। मृदा जो है वो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से स्वयं को पुनः निर्माण करती है। तो ये सब जो है ये नवीकरण में आएंगे, जैसे कि मृदा है, ठीक है। मृदा के अलावा क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पेड़ पौधे हो जाएंगे, वन हो जाएंगे, ये सब नवीकरणीय संसाधन में आएंगे। नवीकरण का मतलब आपको समझ में आ गया कि जो चीजें खत्म नहीं होने वाली हैं, ठीक है। और अच्छे से डिटेल में एक बार समझेंगे। यहाँ पर देखिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, यहाँ पे ये देखिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और प्रवाहित जल से उत्पन्न ऊर्जा। सौर ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है बच्चों, सूर्य से प्राप्त होती है, जिसकी पूजा ये अंकल कर रहे हैं। इसके अलावा पवन ऊर्जा जो हमें वायु से प्राप्त होती है, पवन से प्राप्त होती है। इसके अलावा प्रवाहित जल से जो उत्पन्न ऊर्जा होती है, ठीक है। इसके अलावा वनों से प्राप्त लकड़ी जो है ये भी क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। तो ये नवीकरणीय संसाधन क्यों है, बात समझ में आ गई ना भाई। सौर ऊर्जा का आप कितने लंबे समय से प्रयोग करते आ रहे हो, और आप कितने लंबे समय तक प्रयोग करते रहोगे, वो खत्म नहीं होगा। ऐसे ही पवन ऊर्जा है, फिर ठीक है, जो जल है, जल भी बहुत ज्यादा है, काफी मात्रा में, वो भी खत्म नहीं होगा, तो वो नवीकरणीय संसाधन है। वनों से प्राप्त जो लकड़ी है, ठीक है। अब देखिए जब तक जल है, जब तक पृथ्वी पर जल है तो वर्षा की जो प्रक्रिया है वो भी नहीं रुकेगी, क्योंकि पृथ्वी पर जल है, जल भाप बनकर ऊपर उठता है, फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। तो इस प्रकार से अगर ये प्रक्रिया चालू है, अब वर्षा किसके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, वर्षा अगर है तो पेड़ पौधे भी उसी मात्रा में उतने ही आते रहेंगे। तो इस वजह से वनों को भी हम क्या कहेंगे कि भाई हाँ ये नवीकरणीय संसाधन है। वनों से प्राप्त होने वाली जो लकड़ी वगैरह है, यदि हम उनका प्रबंधन सातत्य विधियों से कर सकें, लेकिन हमें उनका प्रबंधन सातत्य विधियों से करना है। ऐसा नहीं है कि बस हम उनको भूल गए हैं, ठीक है, हम तो बस धड़ाधड़ पेड़ काट रहे हैं, हमें पानी की भी परवाह नहीं है, जल की भी परवाह नहीं है, फिर भी ये खत्म नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। हमें उनका प्रबंधन करना है। तभी उनके नवीकरणीय बने रहने के लिए एक अनुबंध यह है कि पुनर्स्थापन और पुनर्जनन की प्राकृतिक जो लय है वो बाधित नहीं होनी चाहिए। अनुबंध मतलब एक शर्त यह है, अगर हम ये सोचते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो है या फिर नदियों का जो पानी है वो हमेशा ही क्या बना रहे, नवीकरणीय बना रहे, जंगलों की जो लकड़ी है, मतलब वनों के अंदर पेड़ों की जो लकड़ी है वो नवीकरणीय बनी रहे, तो उसके लिए एक शर्त भी तो होनी चाहिए ना। और वो शर्त क्या होनी चाहिए कि प्रकृति के पुनर्स्थापन और पुनर्जनन की जो प्राकृतिक लय है वो क्या होनी चाहिए, बाधित नहीं होनी चाहिए, मतलब वो प्रॉपर तरीके से चलना ही चाहिए। जैसे कि जंगलों के पेड़ सूख गए, हमारे आसपास के पेड़ पौधे सूख गए हैं, ठीक है, फिर क्या होगा, जब वर्षा आएगी तो वो पेड़ जो है वो वापस हरे भरे हो जाएंगे, उन्हें पुनर्स्थापित किया प्रकृति ने, ठीक है। या फिर कुछ नए पौधे हो गए, ठीक है, पुनर्जनन हुआ। अगर ये चीजें बाधित हो गई, अगर पेड़ पौधे नहीं हुए हरे भरे, सूख के सूखे रह गए, फिर क्या होगा भाई, खत्म हो जाएगा, खेल खत्म, टाटा बाय बाय।
होगा या नहीं होगा, बताओ आप। ये तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ बच्चों, बताओ जल्दी से बताओ। अगर हम वनों में वृक्षों के बढ़ने की गति के साथ साथ लकड़ी काटते हैं, मतलब कि जिस गति से वृक्ष बढ़ रहे हैं उसी गति से अगर हमने लकड़ी काटना शुरू कर दी तो फिर क्या होगा, एक दिन तो खत्म हो जाएंगी सब चीजें। तो हमें वो चीजें नहीं करनी चाहिए। उसके लिए ये होना चाहिए कि प्रकृति के पुनर्स्थापन की और पुनर्जनन की जो प्राकृतिक लय है वो बाधित नहीं होनी चाहिए। और हमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि हम थोड़ा सा जो प्रयोग है उसका जो उपयोग है वो हम दोहन जो है बहुत बुरे तरीके से नहीं करें। ठीक है, बात आगे समझ में, जितनी आवश्यकता है उतना ही करें, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम सोचें। मैं यहाँ पे आपको ना ये जो पुनर्स्थापन और पुनर्जनन का एक छोटा सा इंटरेस्टिंग एग्जांपल देना चाहती हूँ। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हमने किसी बर्तन में खाना खाया है, ठीक है। अब उस बर्तन में खाना खाया तो वो बर्तन पहले तो कैसा था, साफ सुथरा था। हमने एक साफ सुथरे बर्तन में खाना खाया निकाल करके, वो बर्तन हो गया गंदा, ठीक है। अब वो बर्तन गंदा हो गया, फिर वो बर्तन को हमने सिंक में डाला तो वो क्या है भाई, धुल करके फिर से साफ हो गया। तो ये पुनर्स्थापन हुआ कि एक कोई चीज गंदी हो गई या नष्ट हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई, तो उसका क्या है कि हमने वापस पुनर्स्थापन कर दिया, धो के साफ कर दिया, वो साफ हो गया बर्तन, ये पुनर्स्थापन हो गया। पुनर्जनन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है, सिंक जो है हमारा बर्तनों से भरा हुआ सिंक, हमने अभी के अभी इतने सारे बर्तन धोए हैं। आजकल की औरतों की सबसे बड़ी टेंशन है कि सिंक में भरे हुए बर्तन अभी 5 मिनट पहले धो के गई थी, 5 मिनट बाद वापस गई ना, वापस से सिंक भर गया। ठीक है, ये क्या है बच्चों, पुनर्जनन है। बात आ गई समझ में, अब आप नहीं भूलोगे, आई होप। ठीक है, इस एग्जाम्पल से आप नहीं भूलोगे, बात आ गई यहाँ तक समझ में। अब आगे देखिए, ठीक है। तो अंततः वन जो है वो नष्ट हो जाएंगे अगर हम धड़ल्ले से पेड़ काटे ही जा रहे हैं और हमें इस बात की परवाह ही नहीं है कि नए पेड़ जो है वो कितने टाइम में उग रहे हैं। तो वन जो है वो नष्ट हो जाएंगे और खेल जो है वो खत्म हो जाएगा। टाटा बाय बाय। ओके, वैज्ञानिकों ने दिखाया है कि अविवेकपूर्ण मानवीय कृत्यों के कारण प्रकृति के अनेक जो चक्र हैं वो असंतुलित हो गए हैं। ठीक है, प्रकृति के साथ अगर हमने जो है कैसे कृत्य कर दिए, अविवेकपूर्ण, मतलब कि हमने विवेक से कोई काम नहीं किया है और हम मतलब नष्ट किए जा रहे हैं पेड़ पौधों को। ठीक है, हमें जल की परवाह नहीं है, बहुत ज्यादा अपशिष्ट हम छोड़े जा रहे हैं, तो जल जो है वो प्रदूषित हो गया है, वायु जो है वो हमारी प्रदूषित हो गई है। तो उसकी वजह से प्रकृति के बहुत सारे चक्र जो हैं वो क्या हो गए हैं बच्चों, असंतुलित हो गए हैं। ठीक है, जीवाश्म ईंधन आधारित औद्योगिकीकरण, ठीक है, जिन भी उद्योगों में क्या होता है बच्चों, जीवाश्म ईंधन का यूज हम कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, और कृषि तथा अन्य उद्देश्यों के लिए वनों की कटाई जैसे कारकों के संयोजन ने तापमान वृद्धि को जन्म दिया है। हमने क्या किया, वनों की कटाई की, ठीक है, पेड़ पौधों की कटाई की, इससे क्या हुआ है बच्चों, तापमान में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई है, जिसका हम अनुभव भी कर रहे हैं। ठीक है, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी, ठीक है, वर्षा नहीं होगी तो तापमान में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी, जिस चीज को हम फील आज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, देखिए हिमालय में कुछ क्षेत्र हैं, अब देखिए जरा ये सोचिए, अगर तापमान बहुत तेजी से बढ़ता रहा तो हिमालय में क्या है, बर्फ ही बर्फ है हिमालय में। ठीक है, तो उसके कुछ क्षेत्रों में हिमनद जो है, हिमनद का मतलब समझते हो, बर्फ, बर्फ जो है वो इतनी तेज गति से पिघल रही है कि वर्षा उनकी पूर्ति भी नहीं कर पाएगी। ठीक है, इसका पर्वतीय हिमस्रोत टावर जो है, इन पर निर्भर समतल भूभागों में रहने वाली जनसंख्या की जल सुरक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। तो तापमान में भाई वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो हिमनद जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत तेजी से जो है आगे बढ़ रहे हैं। इसका प्रभाव क्या होगा, एक तो उन क्षेत्रों में जो रह रहे हैं, ठीक है, उन क्षेत्रों में जो जनसंख्या रह रही है उन पर तो प्रभाव पड़ रहा है, ऑब्वियस सी बात है। अब हिमनदों का पानी जब नदियों में बहेगा तो बाढ़ भी आ सकती है, ठीक है, ऐसी संभावना भी है। तो इस तरीके से हमें क्या है कि भाई प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, थोड़ा सा हमें क्या है कि बच्चों ध्यान रखना है और विवेकपूर्ण तरीके से हमें यूज करना है प्रकृति का। बात आ गई यहाँ पे समझ में। अब देखिए, इसे अनदेखा नहीं करें। अब देखिए यहाँ पे ये आंटी क्या, हाँ आंटी को बुरा लग गया यार, ये आंटी बुरा मान गई, कोई बात नहीं आंटी, कुछ तो हुआ है, क्या हुआ है, ठीक है, अब ठीक है ना आंटी। आंटी को जगह पसंद नहीं आ रही थी, ठीक है। अब देखिए आंटी हमसे क्या कह रही है, इसे अनदेखा नहीं करना है। तो बच्चों आंटी की बात पे तो गौर करना होगा, आंटी की बातों को अनदेखा नहीं करना चाहिए हमको, ठीक है। देखिए, परंपरागत रूप से समुदायों में मछलियों की संख्या को बनाए रखने के लिए प्रजनन काल की अवधि में मछली पकड़ने को नियंत्रित करने या उससे परहेज करने की एक व्यवस्था थी। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जब समुदाय में मछलियों की संख्या बनाने के लिए उनकी प्रजनन काल की अवधि में मछली नहीं पकड़ोगे आप, ठीक है, मतलब कि मछलियों का एक ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है कि उनका भी प्रजनन है, ठीक है, प्रजनन हो रहा है उनका, बहुत सारी मछलियां पैदा होंगी, तो उस काल में आप मछलियों को नहीं पकड़ोगे, उस टाइम पे ऐसा कुछ नियम बनाए हुए थे, ठीक है। तो एक ऐसी व्यवस्था थी, ठीक है। हालांकि मछली पकड़ने के व्यावसायिकरण ने अत्यधिक मछली पकड़ने की प्रवृत्ति को जन्म दिया है। तो मछलियों का क्या है कि अब तो बहुत ज्यादा व्यवसाय होने लग गया है, तो लोग जो है बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में मछलियों का व्यवसाय कर रहे हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए टूना,
तो टूना जो है एक मछली का नाम है, ठीक है। टूना क्या है, एक मछली का नाम है, ठीक है। इसकी संख्या में क्या है, तीव्र और व्यापक ह्रास के कारण इस मछली को पकड़ने पर नियंत्रण से संबंधित कई समझौते किए गए। भाई टूना मछली जो है उसका बहुत ज्यादा ह्रास हो गया, उसकी बहुत ज्यादा कमी आ गई, तो सरकार ने भी काफी सारे रूल्स बनाए, ठीक है, बहुत सारे समझौते किए गए। फिर भी इस महत्वपूर्ण मछली जो छोटी मछलियों, झींगों आदि का सेवन करके समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखती है। अब यहाँ पर इस बात को थोड़ा सा मतलब समझिए भाई, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने का मतलब इन्होंने ये बताया, जैसे कि ये टूना मछली जो थी ना, ये टूना मछली क्या थी, जो छोटी छोटी मछलियां थी ना उनको ये खा जाती थी, ठीक है। जो जितनी भी छोटी मछलियां थी उनको ये खा जाती थी। तो समुद्र का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो एक तरीके से क्या था, प्रॉपर बना हुआ था। अब आप ये सोचिए भाई, टूना तो गई तेल लेने, टूना का तो हो गया सत्यानाश, ठीक है। तो अब क्या, टूना तो है ही नहीं, तो छोटी मछलियां और झींगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो क्या होता है बच्चों, प्रभावित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि छोटी मछलियां, झींगों आदि का ये सेवन करती थी और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखती थी, ठीक है। अब इनकी संख्या जो है वो क्या है बच्चों, लगातार घट रही है। बात आगे समझ में यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको अब दिमाग लगाना है, प्रैक्टिकली सोचना है। देखिए अब यहाँ पे देखिए, क्या आप ऐसी अन्य पारंपरिक प्रथाओं के या फिर विषयों के बारे में जानते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में सहायता करती है? तो आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल मुझे दे सकते हो जिनसे पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो क्या है, बैलेंस में रहता है, ठीक है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें छोटा सा, तो फूड चेन जो है, खाद्य श्रृंखला है, वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, उसको संतुलित बनाए रखने के लिए। जैसे कि घास है, घास को किसने खाया, टिड्डे ने, टिड्डे को किसने खाया, मेढक ने खाया, मेढक को किसने खाया आकर के, जैसे कि सांप ने खा लिया, सांप को किसने खा लिया, चील ने या फिर बाज ने खा लिया। तो अगर ये चीजें नहीं होंगी, अगर जो है मेढक जो है वो टिड्डे को खाना छोड़ दे, तो क्या होगा, बहुत सारे टिड्डे हो जाएंगे, ठीक है। तो जो संतुलन है वो क्या होगा भाई, इनबैलेंस हो जाएगा, उल्टी सीधी हो जाएगी बात। तो इसलिए समझो बात को थोड़ा सा, ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसका जो है संतुलन बना रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बात आगे समझ में, आगे चलते हैं हम एक बार, ठीक है। ये देखिए फिर से अंकल आ गए हैं। पहले तो आंटी आई थी, आंटी ने बोला था इसे अनदेखा नहीं करें, तो अंकल ने बोला जब आंटी की बात पे ध्यान दिया तो मेरी बात पे भी तो ध्यान देना होगा ना। अब अंकल क्या बोल रहे हैं देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की प्रक्रियाएं और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रकृति के कार्य करने की कुछ स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं, ठीक है भाई। उदाहरण के लिए वृक्ष जो हैं वो प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ये बात तो हमको पता है कि जो भी वृक्ष होते हैं वो प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, हम वृक्षों से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, ये बात तो हमें पता है, ठीक है। उदाहरण के लिए वृक्ष जो है वो प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। जब ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं मनुष्यों के लिए लाभदायक होती हैं तब हम उन्हें पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं कहते हैं, ये आप याद रखना। अब जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं प्रकृति में, अगर वो मनुष्य के लिए है बेनिफिशियल, मनुष्य के लिए लाभदायक है, तो हम उनको क्या कहेंगे, तो हम उनको कहेंगे पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं, ठीक है। हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, वन प्राकृतिक रूप से जल को शुद्ध करता है, ठीक है, मृदा अपरदन को रोकता है और पशुओं के लिए आवास प्रदान करता है। तो वनों का महत्व तो हमें पता है, ठीक है, वनों से क्या हो रही है, वर्षा हो रही है, ठीक है, शुद्ध जल हमें मिल रहा है। इसके अलावा मृदा अपरदन को वन रोकते हैं, ठीक है, इसके अलावा पशुओं के लिए आवास प्रदान करते हैं। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य हैं और इन्हें हम तभी पारिस्थितिकी तंत्र बोलेंगे जब ये हमारे लिए क्या होंगे, लाभदायक होंगे। तो हम इन्हें क्या कहेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। तो इसलिए जो वन है उन्हें हम क्या कहेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र, ये पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है, ठीक है। जब हम उस वन के कारण स्वच्छ जल, संरक्षित कृषि भूमि और परागित फसलों से लाभान्वित होते हैं तब हम प्रकृति से पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्राप्त कर रहे होते हैं। अब ये सब जो भी लाभ हमें मिल रहे हैं वनों से, तो इसका मतलब क्या है कि हम प्रकृति से पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं जो है वो प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं एक परिपक्व, अब यहाँ पे एक फैक्ट दे रखा है, देखो ये शायद आपने पहले कभी नहीं पढ़ा हो तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना कि एक जो वृक्ष है ना वो एक दिन में कितनी ऑक्सीजन हमें दे देता है। तो यहाँ पे देखिए एक वृक्ष जो है वो प्रतिदिन लगभग 275 लीटर ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। कितनी, 275 लीटर ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। यह वृक्ष के प्रकार के आधार पर कुछ भिन्न हो सकता है। तो ये औसत बात की गई है, एक नॉर्मल वृक्ष जो होता है उसकी बात की गई है, लेकिन यहाँ पर ये हो सकता है कि अलग अलग वृक्ष जो है उनके आधार पर ये अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है।
एक मनुष्य को प्रतिदिन लगभग कितने लीटर आवश्यकता होती है? 350 लीटर। तो मनुष्य को होती है 350 लीटर की आवश्यकता। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो यह व्यक्ति की गतिविधि के प्रकार, उसकी ऊंचाई और भार आदि के आधार पर भिन्न हो सकती है। मतलब ये औसत यहाँ पर बात की गई है, एक नॉर्मल इंसान को 350 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब हम यहाँ पर देखें कि एक व्यक्ति के हिसाब से कम 2 वृक्ष तो होने चाहिए भाई, क्योंकि वृक्ष दे रहा है 275 लीटर ऑक्सीजन। ठीक है, मनुष्य को चाहिए 350 लीटर ऑक्सीजन, तो उस हिसाब से एक इंसान के लिए 2 वृक्ष तो होने ही चाहिए। बात आ गई यहाँ पे समझ में? तो ये एक फैक्ट था। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ये देखिए आगे हमारे पास यहाँ पे कुछ छूट तो नहीं है ना, एक बार देख लेते हैं बच्चों। कुछ छूटना नहीं चाहिए आप लोगों का, टाइम ज़्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये नई एनसीईआरटी ना, तो थोड़े से इनके नए क्या है भाव है बेटा। यहाँ पे ये कुछ लिख रहा है, अपने आसपास के मानवीय कार्यकलापों की पहचान करें जिनके परिणाम स्वरूप प्रकृति अपनी पुनर्स्थापन और पुनर्जनन की क्षमता जो है वो खो रही है। प्रकृति के चक्र को पुनर्स्थापित करने के लिए किस प्रकार के हस्तक्षेप जो हैं वो किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तभी तो है कि भाई न्यू एनसीईआरटी में प्रैक्टिकली जो है वो ज्यादा सोचना है। तो अब आप यहाँ पर देखिए ऐसे कौन से काम हैं जिससे प्रकृति अपनी पुनर्स्थापन की और पुनर्जनन की क्षमता को खो रही है। क्या आप मुझे बता सकते हैं? जैसे कि नदियों का जो पानी है, हमारा जो शुद्ध जल है वो अशुद्ध हो रहा है। ठीक है, कारखानों से, उद्योगों से इतने ज्यादा अपशिष्ट को छोड़ा जा रहा है, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। ठीक है, किसी चीज की कोई परवाह नहीं है, उनका अत्यधिक दोहन किया जा रहा है, प्रकृति का अविवेकपूर्ण उपयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि प्रकृति जो है वो पुनर्स्थापन की और पुनर्जनन की जो क्षमता है वो खो रही है धीरे धीरे। ठीक है, अब आप मुझे कुछ एग्जाम्पल आप भी बता सकते हैं कमेंट में कि मैम ये भी तो हो सकता है, इसकी वजह से भी प्रकृति नष्ट हो रही है। ठीक है, प्रकृति के चक्र को पुनर्स्थापित करने के लिए किस प्रकार के हस्तक्षेप किए जाते हैं। अब ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम प्रकृति के चक्र को पुनर्स्थापित करें। मतलब कि हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, जैसे कि उद्योगों से जो भी अपशिष्ट निकल रहा है उसको हम कम करें। ठीक है, हमारे जल को प्रदूषित होने से बचाएं, वर्षा के जल का हम संचयन करें, पेड़ पौधों की जो कटाई है उसकी अंधाधुंध कटाई को हम रोक सकें। तो ये सब चीजें हैं, ये हम कर सकते हैं जिससे प्रकृति जो है वो पुनर्स्थापन की प्रक्रिया को और तेजी से कर सके। बात आके यहाँ तक समझ में? अब हम चलते हैं बच्चों आगे, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अनवीकरणीय संसाधन। तो अभी तक हमने नवीकरणीय संसाधन के बारे में पढ़ लिया है अच्छे से। अगर आपको जो चीज समझ में नहीं आई है, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधन के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा है, एक एक लाइन को, सब चीजें आपको समझ में आई है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो मैं मतलब आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। नवीकरण मतलब जो नए होते रहते हैं, जो हमें मिलते रहते हैं। ठीक है, और मतलब कि ये है कि वो बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं, लेकिन अनवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिनका यूज अगर हम लंबे टाइम तक करते रहे तो वो एक दिन क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन नवीकरणीय संसाधन खत्म नहीं होंगे। ठीक है, तो अनवीकरणीय संसाधन क्या है देखें। अनवीकरणीय संसाधन लंबी अवधि में निर्मित होते हैं। तो पहला फैक्ट तो यही है कि ये बहुत लंबी अवधि में जाके निर्मित होते हैं। ठीक है, इनको बनने में क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, जिस अनुपात से हम उनका उपयोग करते हैं उस अनुपात में उनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती। मतलब ये है कि अगर हम इतनी तेजी से इनका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हम इनका यूज कर रहे हैं, उतनी ही जल्दी ये नहीं बनते हैं। इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष का टाइम लगता है। ठीक है, बात आ गई समझ में? अब जैसे सूर्य की रोशनी है, सूर्य की रोशनी का प्रयोग हम डेली कर रहे हैं और हमको डेली मिल भी रहा है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, बिना किसी बाधा के। लेकिन अब अनवीकरणीय संसाधन जो है, जैसे कि कोयला है, पेट्रोल है, अगर हम इनका उपयोग करते ही जाएंगे लगातार और सोचेंगे नहीं आगे के बारे में, तो ये तो एक दिन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनको बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन का मतलब जैसे कि कोयला है, ठीक है, पेट्रोलियम है, ओके, खनिज एवं धातुएं। ठीक है, जैसे कि खनिज है, धातुएं हैं, जैसे लोहा, तांबा, कौन कौन सी धातुएं हैं, कौन कौन से खनिज है, ठीक है, सोना है, ये सब जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है। तो आपको इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अनवीकरणीय संसाधन का मतलब यह है, एक तो यह है याद रखना कि ये बहुमूल्य होते हैं, मतलब कि ये महंगे होते हैं, ये हमको फ्री में नहीं मिलते हैं। ठीक है, एक पॉइंट तो आप ये याद रखना। दूसरी चीज ये है कि इनको बनने में जो है वो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, ये बहुत लंबी अवधि के बाद क्या है बच्चों, तैयार होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए क्या है, भारत में प्रचुर मात्रा में कोयले के भंडार हैं।
अब हमारा जो इंडिया है यहाँ पे कोयले के भंडार तो हैं, लेकिन देखिए हम अपनी बढ़ती ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कोयले का खनन करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या है कि हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और कोयला जिस भी हमारे यूज में आता है तो हम क्या करते हैं, उसका खनन करते हैं। हमें खनन से कोयला प्राप्त तो हो जाता है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि भारत में कोयले का भंडार केवल अगले 50 वर्षों तक ही चल सकता है। लो भाई, 50 साल के बाद क्या खल्लास, कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि बनने में कितना टाइम लगेगा, लाखों करोड़ों वर्ष का टाइम लगेगा, ठीक है। और हमारे पास कितना भंडार है, केवल 50 वर्षों तक का ही भंडार है। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, फिर हम क्या करेंगे भाई, खरीदेंगे दूसरे देशों से, फिर भारत गरीब हो जाएगा, ठीक है। तो बेहतर होगा ना कि हम उसके कुछ और विकल्प खोजें, ठीक है। अब कोयले की हमें सबसे ज्यादा जरूरत अगर पड़ती है आज के टाइम पे, बिजली बनाने के लिए पड़ती है, ठीक है। ये जो लाइट का हम यूज कर रहे हैं तो इनके कुछ और विकल्प ढूंढे ना हम, जैसे कि सौर पैनल हम अपनी छतों पे लगवाते हैं, ठीक है। तो वहां हमें कोयले की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट सूर्य से रोशनी प्राप्त होती है और उसी से बिजली बनती है। तो हमें कुछ ऐसे विकल्प ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे अल्टरनेट ढूंढने पड़ेंगे जिससे कि हमें क्या है, हमारी आवश्यकताएं पूरी होती रहे, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि और विकास कार्यों में तीव्रता के साथ बिजली की मांग भी बढ़ रही है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लाइट के बिना कुछ भी काम नहीं है और जनसंख्या तो बढ़ी रही है हमारे भारत की भी, ठीक है। जब तक अधिक टिकाऊ विकल्प व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं हो जाते, तब तक हमें अपने पास उपलब्ध कोयले का विवेकपूर्ण उपयोग करना होगा। अब देखिए विकल्प तो है कि हम सौर ऊर्जा का यूज कर सकते हैं, पवन ऊर्जा का हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा टिकाऊ विकल्प नहीं है। हर इंसान नहीं कर सकता ना यूज की, हाँ भाई हम तो सूर्य से रोशनी प्राप्त करें, हर इंसान नहीं कर पाएगा, वो तो सभी कोयले का यूज कर रहे हैं। तो जब तक कि एक परमानेंट उपाय हमारे पास नहीं होगा, तब तक हमें कोयले का क्या करना होगा बच्चों, विवेकपूर्ण उपयोग करना होगा। बात आ गई यहाँ तक समझ में। तो ये है बच्चों अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। तो अनवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन यहाँ पर हो जाता है आपका कंप्लीट। तो ये आपको समझ में आया होना चाहिए अच्छे से, अगर आपको नहीं आया तो आप पूछ लेना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आइए पता लगाएं। चलो भैया पता लगाते हैं, क्या पता लगाना है बताइए। वे कौन से अनवीकरणीय संसाधन हैं जिनका आप प्रतिदिन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग करते हैं? जल्दी से मुझे बताइए सोच करके कि ऐसे कौन से अनवीकरणीय संसाधन हैं। देखिए संसाधनों का यूज तो हम कर ही रहे हैं, नवीकरणीय का भी कर रहे हैं और अनवीकरणीय संसाधनों का भी कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है भाई, कोयला है, पेट्रोल है, ठीक है, सोना चांदी, इन सब का यूज हम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उनके संभावित नवीकरणीय विकल्प क्या हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जैसे कि कोयला है तो 50 सालों में खत्म हो जाएगा भाई, ऐसा अनुमान है और हो भी सकता है। अगर हो जाएगा तो फिर क्या होगा, इसलिए हमने क्या करना है, विकल्प ढूंढने हैं भाई। अगर कोयला खत्म हो भी जाए तो हम ऐसे विकल्प क्या कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सारी चीजें, अब जैसे कोयला है, कोयला हमारे लिए किस काम में आता है, बिजली बनाने के लिए। ये जो लाइट हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, दिखाई क्या दे रही है, जिसका हम यूज कर रहे हैं, लाइट के बिना कुछ भी काम संभव नहीं है आज की दुनिया में। तो इसलिए उसके क्या फिर विकल्प हो सकते हैं। अब देखिए जैसे कि सौर ऊर्जा है, ठीक है, तो सूर्य से प्राप्त होने वाली सौर, अब यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, नवीकरणीय विकल्प पूछा है ना। अब आप मुझे जल्दी से बताइए, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि जो सूर्य है, ठीक है, सूर्य क्या है बच्चों, नवीकरणीय संसाधन में आएगी सूर्य की ऊर्जा, हवा है, पानी है, ये सब हमने क्या पढ़ा था, नवीकरणीय संसाधनों में पढ़ा था। तो इसलिए नवीकरणीय विकल्प क्या हो जाएगा, सूर्य से प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा, ठीक है। सौर पैनल बना करके हम क्या कर सकते हैं, सूर्य की जो रोशनी हमें मिलती है उससे हम डायरेक्ट क्या करते हैं, बिजली बना लेते हैं, ठीक है। सौर पैनल लगे हुए थे काफी सारी छतों पर, आपने भी देखे होंगे। तो इसलिए वो क्या है, एक बिजली का क्या है, मतलब कोयले का हम कह सकते हैं एक विकल्प हमारे सामने है, ठीक है, कि हम ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, हम पवन ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। तो पवन क्या है, पवन भी एक नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। तो पवन ऊर्जा, पवन चक्की लगा करके हम क्या कर सकते हैं, टरबाइनों के माध्यम से बिजली बना सकते हैं। बात आ गई समझ में। तो ये भी एक नवीकरणीय संसाधन है और इन नवीकरणीय संसाधनों के माध्यम से हम अनवीकरणीय संसाधनों की पूर्ति कर सकते हैं, जैसे कि बिजली, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी चीजें हैं, जैसे कि बायोगैस है, ठीक है, तो बायोगैस का यूज हम कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं हमें याद रखनी है, ठीक है। बायोमास ऊर्जा हम कह सकते हैं, ठीक है, या फिर बायोगैस कह सकते हैं। तो ये कुछ विकल्प है। इसके अलावा जो हमारे बांध होते हैं, ठीक है, आपने देखे होंगे बड़े बड़े बांध बना दिए जाते हैं नदियों के पास में। उन बांधों का जो रुका हुआ पानी होता है उसको जब प्रेशर के साथ नीचे छोड़ा जाता है तो नीचे क्या होता है, टरबाइन लगा दिए जाते हैं, जनरेटर लगा दिए जाते हैं, उसके माध्यम से फिर क्या होता है, बिजली बनाई जाती है। तो ये सब कुछ विकल्प है, ठीक है। अब जैसे कि पानी है वो भी नवीकरणीय संसाधन है, सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय संसाधन है, पवन ऊर्जा, बायोमास, ये सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन, और इनके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, अनवीकरणीय संसाधनों की पूर्ति
आपूर्ति कर रहे हैं। ठीक है, अभी कोयले के ही विकल्प है, सोने का विकल्प नहीं है, यहाँ से हमको सोना नहीं मिल सकता। ठीक है, लेकिन सोने के बिना तो हम जी सकते हैं ना भाई, सोना नहीं पहनेंगे तो क्या ही हो जाएगा, लेकिन अगर कोयला नहीं होगा, लाइट नहीं होगी तो क्या होगा, वो चीजें सोचनी है हमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन, नवीकरणीय ऊर्जा की ओर अग्रसर होने के लिए हम कौन से उपाय कर सकते हैं, तो इसमें भी हम यही एग्जांपल लिख सकते हैं। ठीक है, कि हम सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, पवन ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, बायोमास। ठीक है, या फिर हम बांधों के पानी से जो ऊर्जा प्राप्त होती है हम उसका उपयोग कर सकते हैं। बात आ गई यहाँ तक समझ में। ठीक है, तो ये जो था, ये क्वेश्चन जो थे आपके हो चुके हैं, यहाँ पर हमने पता लगा लिया है इसका। अब अगला जो टॉपिक है वो है प्राकृतिक संसाधनों का वितरण और इसके निहितार्थ। मतलब अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ओ भाई रुक जा ना, बस यहाँ रुक जा। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए प्राकृतिक संसाधनों का वितरण और इसके निहितार्थ। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हमने पढ़ा है वो आपको याद रखना है भाई, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नवीकरणीय मतलब जो कि खत्म नहीं होंगे, समाप्त नहीं होंगे और हमें रोज नए नए मिलते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ठीक है, पानी है, जल है, ठीक है, हवा है, ये सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन जिनका हम अगर लगातार उपयोग करते रहे तो एक दिन वो खत्म हो जाएंगे और उनको बनने में बहुत अधिक जो है वो समय लगता है, करोड़ों लाखों वर्ष का समय लगता है। उनके उदाहरण की अगर हम बात करें तो है कोयला, पेट्रोल, ठीक है, सोना, चांदी, खनिज। तो मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे याद रखना है कि अनवीकरणीय संसाधनों में एक तो ये याद रखना कि वो बहुत ज्यादा सस्ते नहीं होते और वो हमको ऐसे चलते फिरते नहीं मिल जाते। ठीक है, वो क्या होता है, एक तो ये कि वो महंगे होते हैं। ठीक है, पेट्रोल सस्ता नहीं है। ठीक है, सोना, चांदी, ये सब बहुमूल्य खनिज है, तो ये सब अनवीकरणीय संसाधन में आते हैं। ठीक है, तो और उसके अलावा देखो जो चीजें फ्री में मिल रही है, जैसे कि हवा हमें फ्री में मिल रही है, पानी फ्री में मिल रहा है, ये चीजें नवीकरणीय संसाधन में आएंगे। सूर्य की रोशनी जो है वो भी हमें क्या फ्री में मिल रही है। तो नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे वितरण। ठीक है, जो भी वितरण है संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में हमने पढ़ा, कितने प्रकार के होते हैं वो हमने पढ़ा। अब इनका वितरण पढ़ेंगे और इसके जो है निहितार्थ पढ़ेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।